वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आने वाला है, लेकिन उससे पहले देश भर के तमाम राजनीतिक पंडित इस एनालिसिस में लग गए हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। बिहार भी काफी चर्चे में है। बिहार पे सबकी नजर खास तौर से है क्योंकि इंडिया बनाम एनडीए, इंडिया का जो स्वरूप दिखा वो सबसे ज्यादा चर्चे में बिहार में ही रहा। बिहार से ही शुरुआत हुई। तो पूरी जो लड़ाई है और जो चर्चा है वो इस बात पे केंद्रित है कि बिहार में एनडीए को कितनी सीटें आने वाली है और तमाम पॉलिटिकल जानकार अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं कि इसको इतनी सीट आएगी, इतनी सीटें आएगी। हमने भी पूरा बिहार घूमा हुआ है और हम भी बात करेंगे कि बिहार में इंडिया को कितनी सीटें आ रही हैं और एनडीए को कितनी सीटें आ रही हैं। तेजस्वी यादव के दावों में कितना दम है। लगातार आरजेडी के नेता बोल रहे हैं कि हम 40 सीटें जीत रहे हैं। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल जो कि पिछली बार 39 सीटें जीते थे, एक सीट से हारे थे, वो भी लगातार कह रहे हैं कि हम 40 सीटें जीतेंगे। लेकिन योगेंद्र यादव कह रहे हैं, योगेंद्र यादव का एनालिसिस है कि वहां पे बीजेपी लगभग 15 सीटों पर नुकसान पे रहेगी। इन सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। सर, क्या हाल है बिहार का? कितना घूमा, कितना समझा, सब कुछ बताइए आज। देखिए अंकित, हम लोगों ने लंबा वक्त गुजारा, लंबा समय बिताया और जितनी लंबी यात्रा की उसमें लोगों को समझने का बहुत प्रयास भी किया। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार की स्थिति थोड़ी पिछले बार से उलट है, क्योंकि मैं 2019 भी कवर किया था। तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि इस बार जो तेजस्वी यादव हैं वो नेता के तौर पर और बड़े दिखाई पड़ते हैं। खास तौर पर 17 महीने की उन्होंने सरकार चलाई और उनका एक नैरेटिव हर जाति में सफल दिखता है। वो ये है कि 17 महीने में उन्होंने 4 से 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। ये नैरेटिव का भले ही बीजेपी प्रतिकार करे, जेडीयू कहे वो कहां से दे देंगे, अनंत सिंह इस पे लगातार बोलते हुए सुनाई पड़े हैं, लेकिन लोगों के बीच में यह विश्वास बना है कि तेजस्वी यादव मतलब नौकरी, तेजस्वी यादव ही नौकरी दे सकते हैं। इस तरह की बात हमने व्यापक पैमाने पर सुनी। दूसरी बात, हमने साफ तौर पर देखा कि जो लालू यादव जिस बात को लेकर के लगातार वहां प्रयासरत थे कि विपक्ष के नेता के तौर पर अगर कोई एक चेहरा नजर आए तो वो सिर्फ तेजस्वी यादव दिखे, उसमें वो पूरे तरीके से कामयाब नजर आए। क्योंकि आप देखें तो आप ये पाएंगे कि तेजस्वी यादव 200 से ज्यादा सभाएं किए और हर जगह लोग उनकी चर्चा कर रहे थे। जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री को हेड ऑन ले रहे थे और अंत में प्रधानमंत्री को भी तेजस्वी यादव को ही टारगेट करना पड़ा। तो आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव नेता के तौर पर तो बड़े दिखाई पड़े हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है कि क्या जो योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 15 सीटें जीत जाएगी आरजेडी, उसमें कितना दम है, इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरजेडी जो है बीजेपी 15 सीटों के नुकसान पे रहेगी। हाँ, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी 15 सीट, इनफैक्ट एनडीए 15 सीटों के नुकसान पर कम से कम रहेगी। ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ये 50-50 भी हो सकता है और ये कई आरजेडी के समर्थक भी कह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के जो हम लोग को समझ में आता है कि वहां पर मामला फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फंसने का मतलब ये कदापि नहीं है कि बीजेपी हार जाएगी। फंसने का मतलब है इट कैन गो ईदर वे, वो किसी भी तरफ जा सकता है। ये इसकी बात मैं आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। जैसे देखिए, अगर हम अभी 7वें चरण की बात करें, ठीक है, तो हम 7वें चरण से ही शुरू होते हैं जहां पर कि चुनाव होना। 7वें चरण में जहानाबाद साफ दिख रहा है कि जहानाबाद सीट फंस नहीं रही है, बल्कि वहां से आरजेडी को क्लियर कट बढ़त दिखाई पड़ता है। और इसका सिंपल सा रीजन यह है कि अरुण कुमार वहां पर खड़े हैं, वहां पर आशुतोष खड़े हैं। जितना वोट काटेंगे वो वोट एनडीए का ही कटेगा।
इसलिए और वहां पर जो एक समाज है जो कि मानता है कि जहानाबाद उसका सीट है, भूमिहार समाज, उसको लगता है कि हमारी सीटें नीतीश कुमार ने छीन ली, चंदेश्वर चंद्रवंशी को दे दी, हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि ये जाएंगे कहां, ये एनडीए को ही वोट देंगे, इसलिए हम इस बार वोट एनडीए को नहीं देंगे, हम अरुण कुमार को दे देंगे, हम आशुतोष को दे देंगे। अब देख लीजिए अगर ये लाख वोट पड़ गया या आप जान लीजिए 50,000 से ऊपर भी वोट पड़ गया, तो मुझे साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये एनडीए के लिए खतरे की घंटी। वैसे एनडीए के द्वारा जोरदार प्रयास किया जा रहा है, विजय सिन्हा मौजूद हैं, अशोक चौधरी मौजूद हैं, कई दिग्गज नेता कैंप किए हुए हैं, कई जेडीयू के एमएलए वहां पर घूम रहे हैं, राजकुमार सिंह घूम रहे हैं, ऐसे कई लोग घूम रहे हैं जो कि पार्टी के सचेतक भी हैं और उसी समाज से आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो कितना बड़ा प्रभाव डाल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि 7वें चरण में एक श्योर शॉर्ट सीट जो कि आरजेडी को मिलने जा रही है वो जहानाबाद है। ये बात आप जान लीजिए, जो मुझे दिख रहा है कि साफ बढ़त है, पिछले चुनाव में भी साफ स्थिति बढ़त है, क्योंकि पिछले चुनाव का भी आप देखें तो 1757 सीट से तो मुझे दिख रहा है कि आरजेडी को क्लियर कट बढ़त वहां पे मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब परिणाम देखिए, अंत में परिणाम ही तय करेगा। जनता जनार्दन है, तकरीबन 19-20 लाख मतदाता होते हैं, कब किसका मूड किधर बदल जाए, किसके फेवर में क्या चीज स्विंग कर जाए। लेकिन जो हमने वहां पर देखा, हमने समझा, परखा, वो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं और आप भी हमारे साथ थे। हमने लोगों से कई रास्ते में बात की, उनसे समझने का प्रयास भी किया। अब आइए 7वें चरण में एक और सीट है काराकाट। काराकाट को लेकर के है कि पवन सिंह का ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा था, लेकिन इधर राजनाथ सिंह होकर के आए हैं। अब काराकाट को लेकर के बहुत तरह की चर्चा है कि काराकाट में अगर राजपूत वोट कर देता है पवन सिंह को तो उसका खामियाजा आरा में आरके सिंह को भुगतना पड़ सकता है। अब आप इस बात को समझिए, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इस तरीके से होता है तो इसका सीधा सीधा असर आराम में पड़ेगा, और ये मैसेज, ये पैगाम काराकाट में जनता के बीच में भेजा जा रहा है। आप जान लीजिए कई सारे लोग वहां कैंप किए हुए हैं, हर हालत में चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जीते। अब सवाल उठता है कि 1.25 लाख 1.5 लाख वोट पर बैठे हुए पवन सिंह धीरे धीरे अब उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, कई सारे उनके समर्थक नाराज होंगे, मैं ये बोल रहा हूं उनके समर्थक नाराज होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे ग्राफ गिरता जा रहा है, क्योंकि कोई लोग नहीं चाहता उसका वोट बर्बाद हो। कोई लोग ये नहीं चाहता कि अगर आप पवन सिंह को चूज करने जाएं, जो बहुत सारे लोग जो एनडीए के समर्थक हैं वो पवन सिंह की तरफ देख रहे हैं, उनको नहीं लगता कि हम अगर वोट पवन सिंह को दे दिए तो ऐसे लोग नहीं चाहेंगे कि माले जीत जाए। क्योंकि आप ये नहीं भूलें, उधर से राजा राम सिंह कुशवाहा माले के प्रत्याशी हैं, और माले को या तो लोग लाइक करते हैं या साफ तौर पर डिसलाइक करते हैं। और डिसलाइक करने की वजह क्या है, ये आपने सीवान में देखा है अंकित, कि कैसे वहां पर सवर्ण जो है हिना साहब के साथ घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि जेडीयू के प्रत्याशी थे, रमेश कुशवाहा की पत्नी थी, लेकिन उनका बैकग्राउंड माले का रहा है, इसलिए सवर्ण लोगों को लगता था कि हम क्यों नहीं हिना साहब के पक्ष में खड़े हो जाएं। और ये बहुत हैरान करने वाला दृश्य हमें दिखाई पड़ता था कि हिना साहब के पीछे लोग भगवा धारी घूम रहे थे बड़ी संख्या में। वो तो ऐसा था स्थिति वहां पे, वो चुनाव लड़ा रहे हैं ऐसा लग रहा था। यही मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये सारा चीज देख पा रहा हूं तो मुझे इसमें एक बात बहुत साफ नजर आ रहा है कि आप जहानाबाद में कह सकते हैं क्लियर कट बढ़त है, लेकिन काराकाट भी फंसी हुई है। ये कहीं भी जा सकती है, ये माले के तरफ भी जा सकती है, ये उपेंद्र कुशवाहा के तरफ भी जा सकती है। अब आ जाइए बक्सर, बक्सर भी फंसी हुई, ये किधर भी जा सकती। तो अगर आप 7वें चरण में बात करें तो ये 3 सीट बक्सर, काराकाट और जहानाबाद, ये 3 सीट पे लड़ाई बहुत अच्छी है। जहानाबाद में आरजेडी को क्लियर कट बढ़त है, काराकाट और बक्सर किसी भी तरफ जा सकता है। यहां पर सुधाकर सिंह भी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन ब्राह्मण डोमिनेटेड क्षेत्र है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है। एक बात याद रखिएगा अंकित, और ये मैं बार बार कहता हूं, और मैं इस चुनाव में यही गंभीरता पूर्वक देख रहा था, जो कभी लालू प्रसाद जिसको जिन कहते थे ना,
वो अति पिछड़ा वोटर, वही अब प्रधानमंत्री मोदी का जिन बन गया और नहीं, वही ये जिन बात किसके पक्ष में जाएगा ये और वही खेल सारा बदल देगा। वो आपको सड़क पे बोलता हुआ खूब नजर नहीं आता है, वो चिल्लाता नजर नहीं आता है, वो अपनी बातें जोर से करते हुए नजर नहीं आता है। आपको याद आता है हम लोग हाजीपुर में महनार में घूम रहे थे, कुछ दुकान पे लोग ऐसे जब हम बात करना चाहे माइक निकाल करके तो वो लोग बात कर नहीं रहे थे, कहे हमें क्या मतलब, हम तो व्यापारी लोग हैं, हमें क्या मतलब, हम कानू हैं, कोई बोले हम हलवाई हैं, हम ये हैं, हमें अपने व्यापार से मतलब है। लेकिन हम लोग ने जैसे ही अपना माइक अंदर रखा, चाय पीनी शुरू की, पकौड़ा खाना शुरू किया और अंत में जब बात करनी शुरू की तो क्या कहना शुरू किए वो लोग कि देखिए हम लोग तो मोदी को देखते हैं, हम लोग को राशन दिया, ये दिया, वो दिया। तो अब सवाल उठता है जो वो मतदाता इस तरह की बात कर रहा है वो करेगा क्या, वो क्या करेगा असलियत में, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वो चुप रहता है पर वो करेगा क्या उसके हिसाब से रिजल्ट तय होगा। और जब आप उनको अंदर से टटोलने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किधर जा रहा है, वो कर क्या रहा है। मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता बन चुके हैं बिहार के, इनफैक्ट अभी के सबसे बड़े नेता बिहार के वही हैं। पर लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होता है। तेजस्वी यादव को मैं अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं साफ देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री हैं, इसमें उनको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कई सारे वोटर्स हमें मिले, आपको याद होगा मुजफ्फरपुर में अपर कास्ट के वोटर थे, हम लोगों ने उनकी जाति भी पूछ ली और उनका क्या कहना था कि लोकसभा में मोदी और विधानसभा में हमें तेजस्वी चाहिए। तो इस तरीके से तेजस्वी ने वाकई A to Z की पार्टी बनाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है और उसी का परिणाम आपको दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी वो कई सीटों पर बड़ा डेंट पहुंचा रहे हैं। पर वो लड़ाई दिलचस्प हो गई है। इससे ज्यादा समीकरण जो सेट किए हैं, जैसे मैंने बक्सर में देखा कि जो बसपा का कैंडिडेट लड़ा है वो भी लगभग लाख सवा लाख वोट पिछले लोकसभा चुनाव में पाया है। अब वो दलितों का वोट है जो नरेंद्र मोदी की जो कहते हैं कि फ्री राशन और ये सब चीजें, वही वोटर है बसपा वाला। अगर वो उतना काट लेता है, फिर ददन पहलवान जो कि जदयू के नेता थे वो चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद मिश्रा के बारे में ये कहा जा रहा है कि गांव गांव में इतना तेजी से जा रहे हैं और यूथ में उनकी लोकप्रियता है। अब छोटे छोटे भी वोट अगर काटते हैं तो फिर बक्सर का तो रास्ता तो अच्छा एक चीज और है कि एक ही बार जब 97 से बीजेपी लगभग लगातार जीत रही, एक चुनाव सिर्फ हारी है, वो इनके पिताजी से ही हारी है बीजेपी। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूं कि 2009 में इनके पिताजी ही जगतानंद सिंह चुनाव जीते हैं। जगतानंद सिंह बड़े रेस्पेक्टेबल लीडर हैं, उनका इमेज भी बड़ा साफ है। पर आप दूसरे तरीके से ये देखिए कि एक तरफ इधर आनंद मिश्रा नुकसान पहुंचा रहे हैं तो दूसरी तरफ ददन पहलवान नुकसान पहुंचा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाने की हैसियत में है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि ददन पहलवान भी कोई छोटे नेता नहीं है, यादवों में उनकी अच्छी बड़ी पकड़ है। अगर वो लाख क्रॉस कर जाते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, अति पिछड़ा समाज वहां क्या करता है। तीसरा, एक बात मैं अंकित कहना चाहूंगा, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये ब्राह्मण और भूमिहार मतदाता जो है, समझ गए, ये बाय एंड लार्ज मोदी के मतदाता है। हाँ, वो एक दो सीट पर स्थानीय उम्मीदवार के चलते कुछ टूट जाए, ये बात आप बदल जाते कुछ हैं। टूट जाए, लेकिन वोट आते आते तक आप देखेंगे कि बहुत स्थिति में परिवर्तन नजर आए। बिल्कुल। तो वैशाली में टूट जाए मैं मान सकता हूं, हाँ, लेकिन और जगह पे स्थिति ऐसी होगी वो मैं नहीं मानता। इसलिए जहां तक आनंद मिश्रा का सवाल है, जो अभी आपको यूथ उनके साथ घूमते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप वोटिंग के दिन देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ यूथ के बीच में वो रह गए, वो संख्या 20-30 हजार भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि दूसरी तरफ सुधाकर सिंह हैं, वो बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। उनका संबंध किसानों से भी रहा है और किसान हर जाति के किसान होते हैं, इसलिए उनकी अपनी छवि भी है, अपनी पकड़ भी है, किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। जगतानंद सिंह के बेटे भी हैं और जमीन से हमेशा जुड़े रहे, इसलिए वहां लड़ाई अच्छी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 7वें चरण में बक्सर काराकाट में फंसी हुई है लड़ाई, मामला फंसा, वो किसी भी तरीके
तरफ जा सकती है। और एक जहानाबाद में आरजेडी को क्लियर कट बढ़त दिखता है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो आप आ जाइए पाटलिपुत्र। मुझे आपको भी याद होगा कि लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, लड़ाई अच्छी जरूर होगी, हर कोशिश की जा चुकी है, लेकिन पाटलिपुत्र में भी रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र बहुत दिल से मदद नहीं कर रहे हैं मीसा भारती। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए मुझे बहुत लालू यादव ताकत लगाए हुए हैं, राबड़ी देवी रोड शो कर रही हैं, लेकिन वहां पर लोग, हर कास्ट में लोग राम कृपाल यादव को पसंद करते हैं, इसलिए मुझे वहां पर राम कृपाल यादव को बढ़त दिखाई पड़ता है। अब आइए आरा में आरके सिंह का बहुत काम है। आरके सिंह का बूथ मैनेजमेंट भी बहुत जबरदस्त होता है। उनके विरोध में सुदामा प्रसाद खड़े हैं माले से। मुझे नहीं लगता कि आरा किसी भी तरीके से आरके सिंह हारेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता कैसे पलट जाएगी, कब नाराज हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आरा का कनेक्शन काराकाट से भी है, इसलिए कुछ भी स्थिति हो सकती है। तो और सासाराम, जहानाबाद, इन सब जगह की बात हमने कर ली। और नालंदा नीतीश कुमार का घर है, कौशलेंद्र कुमार जीतेंगे ही जीतेंगे, क्लियर कट एज है। मुझे सासाराम में भी एज दिखता है, शिवेश राम है, वो भी जीतेंगे। तो कुल मिलाकर के आप 7वें चरण में देखिए तो 3 सीटें फंसी हुई हैं, और उसमें 2 सीट कुछ भी हो सकता है। जहानाबाद में आरजेडी को बढ़त है। अब आ जाइए छठे चरण में। छठे चरण में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज में आकाश सिंह को उतारा गया, कहा गया कि भूमियार वर्सेज राजपूत कराया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां पर आकाश सिंह उस तरह के उम्मीदवार हैं जो जनार्दन सिग्रीवाल को अंततः हरा पाएंगे। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आकाश सिंह में जो एक नेता का गुण चाहिए वो शायद लैक करते हैं। उनकी एक कहानी बड़ी चर्चित हुई थी, वो ये हुई थी कि स्टेज पे अजय निषाद बैठे हुए थे, उन्होंने कुर्सी से अजय निषाद को उठा दिया। अब आप समझिए वो तेजस्वी यादव थे जो अजय निषाद को फिर बिठाए, बड़ी जल्दी से उनको इस पे पर्दा डालने की कोशिश की। तो आकाश सिंह को, चूंकि वो अखिलेश सिंह के सुपुत्र हैं, लालू यादव ने एक गेम खेला कि महाराजगंज में उतार दिया जाए। एनडीए के वोटर भूमियार और राजपूत दोनों हैं, दोनों के बीच में फ्रिक्शन कराया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल ही निकलेंगे। अब आप आ जाइए सिवान की स्थिति आपने देखी कि वहां पर आरजेडी लड़ाई में दिख नहीं रही। आपको बता दें, आरजेडी ट्रायंगुलर फाइट कहा जा रहा है, लेकिन मुख्य तौर पर लड़ाई हिना साहब और रमेश कुशवाहा में है। यहां पर भी आरजेडी के लोगों ने यही किया है कि अगर आप देख पा रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी नहीं जीत रहे हैं तो आप अपना वोट जेडीयू को दे दीजिए। जैसे पूर्णिया में तेजस्वी यादव जो काम कर रहे थे पप्पू यादव को हराने का, वही काम सिवान में भी हुआ। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। तो जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसमें आरजेडी तो यहां नहीं जीतने जा रही है, लड़ाई में ही नहीं है। और यहां पर अगर लड़ाई है तो हिना साहब बनाम रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा में है, और यहां पर मैं बढ़त जेडीयू को ही देख रहा हूं। जहां तक गोपालगंज का सवाल है, यहां कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि जो उतारा गया है उम्मीदवार वीआईपी पार्टी से उतारा गया है, लेकिन डॉक्टर आलोक सुमन का क्लियर कट बढ़त है। वैशाली में आरजेडी को मैं मानता हूं बढ़त है। मुन्ना शुक्ला जोरदार तरीके से चुनाव लड़े हैं। मुन्ना शुक्ला वहां निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं। मुन्ना शुक्ला जेडीयू से भी जीते हैं। मुन्ना शुक्ला की जबरदस्त पकड़ है। वहां पर भूमिहार, वहां पर आप लगा लीजिए मल्लाह, मुसलमान, यादव, इन सब का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। इसलिए मुझे वैशाली में क्लियर कट दिख रहा है। तो अब देखिए, अगर क्लियर कट बात हो सीट का तो जहानाबाद क्लियर कट दिखता है। मेरी नजर में वैशाली बड़ा क्लियर कट दिखता है। फिर शिवहर में लड़ाई है। शिवहर में आप ये कह दीजिए कि रितु जायसवाल जीत रही हैं या लवली आनंद जीत रही हैं, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। कोई जीत सकता है, लड़ाई बहुत अच्छी है, ये बात आप जान लीजिए।
और बहुत तरह का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, फिर बहुत सारे नेता वहां पर पहुंचे हैं, तो वो उस तरह की स्थिति बन रही है। इसलिए लड़ाई शिवहर में भी बहुत अच्छी है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मैं अंततोगत्वा देख रहा हूं हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। लोग घूम फिर के फिर वहीं पहुंच जाते हैं, इसलिए लड़ाई। और वाल्मीकि नगर भी मैं ये देख पा रहा हूं कि वहां पर जेडीयू फाइनली निकल जाएगी, क्योंकि जो आरजेडी से उम्मीदवार बनाए गए थे उनके कई सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, वो काफी ज्यादा मुस्लिम के खिलाफ थे। वहां कहा जा रहा है कि मुसलमान मतदाता भी आरजेडी के पक्ष में वोट नहीं किए। तो आप छठे चरण में देख लीजिए, आप फिर पांचवें चरण में आइए। पांचवें चरण में साफ दिख रहा, सारण में लड़ाई जबरदस्त है। लेकिन सारण में किधर भी लड़ाई जा सकती है। रोहिणी आचार्य भी एक आदर्श सुपुत्री हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी हैं। अब रूडी 2 बार से सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे रूडी कुल मिला के 4 बार जीते हैं, लेकिन क्या रोहिणी आचार्य को वो हरा देंगे? एक लौता सारण ऐसा सीट है जहां पर खून बहा, गोली चली, लोगों की हत्या हुई। लोकतंत्र में इसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये देख पा रहा हूं कि सारण में लड़ाई है, और मैं ये देख पा रहा हूं कि सीतामढ़ी में आरजेडी और जेडीयू दोनों में लड़ाई है। उसके अपने अपने वजह हैं, कोई भी जीत सकता है। अर्जुन राय यादव जाति से आते हैं, और उनका अप्रोच, एटीट्यूड को लेकर के क्या जनता उनको पसंद करेगी? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अंकित, कि अब वो दिन चले गए जब एक लालू प्रसाद जिस समाज से आते हैं उसका विरोध कोई अपर कास्ट उस तरीके से नहीं करता जितना ईबीसी करता है। आप ये जान लीजिए, ये यूपी की तरह स्थिति हो गई है। उसके डोमिनेंस को ईबीसी जो अति पिछड़ा समाज है वो एक्सेप्ट करने को आज भी तैयार नहीं है। ये हमने फील्ड में कई बार, प्रभुत्व की बात होती है। जैसे यूपी में जो दलित हैं, हरिजन हैं, वो यादवों से इसलिए देवेश चंद ठाकुर हैं ब्राह्मण समाज से, अर्जुन राय यादव समाज से हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सीतामढ़ी में दोनों की स्थिति कैसी होगी, ये देखने वाली बात होगी। कोई जीत सकता है। तो अगर आप पांचवें उसमें भी आप देखें तो लड़ाई सीतामढ़ी और सारण में है। मुझे लड़ाई मधुबनी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में कोई उस तरह का नहीं दिखता। मैं आपको बता दूं, हाजीपुर में चिराग पासवान जीतेंगे, लड़ाई होगी, लेकिन उस तरह के कोई कांटे का संघर्ष नहीं है। अब आप आ जाइए चौथे फेज में, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। सब जगह की चर्चा हुई, खूब मुंगेर की चर्चा हुई, खूब बेगूसराय की चर्चा हुई, लेकिन मुझे मुंगेर और बेगूसराय में एनडीए साफ लड़ता हुआ और जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कोई चाहे कुछ कर ले। समस्तीपुर में लड़ाई है, शांभवी वर्सेस सनी हजारी, और उजियारपुर में भी लड़ाई है। उजियारपुर में नित्यानंद राय वर्सेस आलोक मेहता, लड़ाई जीत कोई भी सकता है। लेकिन आप अगर पास रिकॉर्ड देखेंगे तो नित्यानंद राय हारने वाले खिलाड़ी नहीं है, वो हारते हारते जीत जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आलोक मेहता अपने व्यवहार के लिए, और वो कुशवाहा समाज से आते हैं, उनके पक्ष में यादव भी वोट किया होगा, मुसलमान भी वोट किया होगा, और कहा जा रहा है कि उनके लिए मुन्ना शुक्ला भी प्रचार करने गए थे। ये वैशाली के बगल का भी इलाका है, मुजफ्फरपुर के बगल का इलाका, तो क्या भूमिहार वोटों में भी सेंधमारी कर पाए होंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि आप उजियारपुर और समस्तीपुर में लड़ाई देख सकते हैं। ये जाके किधर भी सकता है, ठीक है, ये किधर भी जा सकता है। लेकिन बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा में लड़ाई नहीं है। गोपाल जी ठाकुर से लोग दरभंगा में नाराज थे, लेकिन अंत में बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी को ही वोट करूंगा। अब आप आ जाइए झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। इसमें मुझे खगड़िया फंसता हुआ दिख रहा है, बाकी मुझे कोई भी सीट फंसता हुआ। और एक आप अररिया में कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर यह चर्चा बड़ी तेज है कि इस बार वहां के यादवों ने हिंदुत्व के नाम पर नहीं वोट दिया है। इस बार वहां के यादवों ने जाति के आधार पर वोट किया है, क्योंकि तेजस्वी की बहुत सभा हुई है। अगर इस तरह का वोटिंग होता है तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं अररिया और खगड़िया
इसमें कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है चिराग पासवान वही एक सीट अगर हार सकते हैं तो हाँ, और आप देख लीजिए किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, तो इसमें कहा जा रहा है कि किशनगंज और कटिहार महागठबंधन जीत रही। ठीक है, पूर्णिया को लेकर के अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का विरोध किया है, वहां पर पप्पू यादव का जीतना संभव नहीं है। वहां फिर से संतोष कुशवाहा निकल जाएंगे, लेकिन अगर पप्पू यादव जीतते भी हैं हाँ तो ये सीट महागठबंधन का तो नहीं कहलाएगा, वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही जीतते हैं। और अब आ जाइए औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, तो इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि औरंगाबाद और जमुई, औरंगाबाद में भी किसी तरफ लड़ाई जा सकती है और जमुई में भी लड़ाई किसी तरफ जा सकती है। तो कुल मिलाकर के मैं अब चाहूंगा कि आपको लड़ाई किस किस सीट पर है, तो पहले चरण में 2 सीट पर जो फंसा हुआ है, दूसरे चरण में अगर हम आ जाएं तो किशनगंज और कटिहार ये माना जा रहा है महागठबंधन को जा रहा है, तो आप ये 2 सीट ये रख लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए तीसरे फेज में खगड़िया 4, फिर आ जाइए 5वें फेज में उजियारपुर, समस्तीपुर, लड़ाई जबरदस्त है, तो 5, 2, 7 लड़ाई जबरदस्त है, जीत कोई सकता है 7। उसके बाद आप आ जाइए सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, तो यहां पर भी आप देख लीजिए सीतामढ़ी और सारण, यहां लड़ाई जबरदस्त है, जीत कोई सकता है, तो 7, 2, 9। और उसके बाद फिर आप आ जाइए वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, लड़ाई जबरदस्त है 10। लेकिन वैशाली में क्लियर कट एज दिख रहा है मुन्ना शुक्ला को, तो आप यहां 11 मान सकते हैं। गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज, यहां मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने जा रही है एनडीए को कुल मिलाकर के। वैसे सीवान में भी लड़ाई अच्छी है, तो ये 10 हुआ। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में साफ बढ़त दिख रहा है। काराकाट में लड़ाई अच्छी है और काराकाट का असर आपको आरा में भी दिख सकता है और बक्सर में भी दिख सकता है। तो कुल मिलाकर के ये 12-13 सीट है जहां की लड़ाई बहुत अच्छी है। अब ये 12-13-14 सीटों पर हम मान भी लें तो कि क्या ये कहना उचित होगा कि इस सब सीट पे आरजेडी जीत रही है? अगर क्लोज कॉन्टेस्ट है तो क्लोज कॉन्टेस्ट में ये किधर भी जा सकता है। इसलिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 15 सीटें महागठबंधन जीत सकता है, मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जनता मालिक है, वो तय करेगी। लेकिन इन 15 सीटों पे जबरदस्त, 12 से 13 सीटों पे जबरदस्त लड़ाई और हो कुछ भी सकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए ये कह देना साफ तौर पर कि नहीं एकदम ऐसे हो जा रहा है, मुझे लगता है कि ये किसी न किसी तरह का बायसनेस है जो साफ नजर आता है। ऐसा हो जाएगा ये पुख्ता तौर पर कहना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगा, कुछ इंतजार तो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, तो सारी सीटों पर बात हो गई, एक एक सीटों का आपने बता दिया। 40 सीटों पर में से जो कि अभी मुझे लगता है कि 12 सीटों की पूरी लड़ाई आपने बताई, 28 से 30-32 तक मुझे लगता है कि ये हो सकता है। देखिए मैं ये मान रहा हूं, अच्छा मैं कुछ मान भी रहा हूं कि 28 पे लड़ाई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें भी हो सकता है कुछ सीटें जो कि हम शायद सही नहीं हो, हम गलत हो, तो वो भी देखिए इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तेजस्वी बहुत बड़े नेता बन गए और बड़े नेता वो 2019 में ही दिखाई पड़ रहे थे, उनकी सभा में बहुत भीड़ नजर आ रही थी। ये बात और है कि एक सीट जीते इसलिए वो दिखा नहीं, लेकिन अब वो बड़े नेता के तौर पर पदस्थापित हो चुके हैं। ये नैरेटिव सेट करने में वो कामयाब हो गए हैं कि तेजस्वी यादव ही नौकरी दे रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव ही नौकरी दे सकते हैं, ये बात जान लीजिए। इसलिए तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से एक बात बहुत साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर बीजेपी और जेडीयू को कुछ स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी,
क्योंकि विधानसभा चुनाव में लड़ाई मुख्यमंत्री पद को लेकर के होगा। ये तो लोकसभा का चुनाव था, यहां प्रधानमंत्री पद को लेकर के लड़ाई थी। और अति पिछड़े समाज में सिर्फ आप साहनी को हटा दें तो आप ये देखेंगे कि ज्यादातर अति पिछड़े समाज का, और दलित में कई जगह हमें रविदास टूटा हुआ नजर आया। और आप ओबीसी में देखेंगे कि जहां स्थानीय उम्मीदवार कुशवाहा है वहां कुशवाहा अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर रहा था। लेकिन आप ज्यादातर जगहों पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बीजेपी के वोटर उनके साथ हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये इस कॉम्बिनेशन से किस हद तक नुकसान पहुंचा पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसमें सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली कि यादव और मुस्लिम आरजेडी के साथ ये दो वोट बैंक तो एकदम से है ठीक ठाक, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी जातियां, मान लीजिए किसी भी लोकसभा में 15 लाख वोटर है, अब 15 लाख वोटर में अगर 3 लाख यादव है, 2 लाख मुस्लिम है, तो वो भी 5 लाख ही हो रहा है। बाकी में भयंकर लड़ाई है, और बाकी भयंकर लड़ाई में तो ईबीसी है, दलित है, वो लाभार्थी वर्ग है, उसके अलावा सवर्ण वर्ग है। ये वाला जिस पे चर्चा नहीं हो रहा है, जो शांत वोट साइलेंट वोटर है, उसका भी सबसे बड़ा खेल हो सकता है। देखिए सवर्ण तो वोकल होता है। आपको याद होगा जब हम लोग घूम रहे थे यहाँ हाजीपुर में, तो आपने देखा कि कैसे दो पासवान और यादव दोनों दोस्त थे। एक नरेश पासवान और दूसरे का नाम शायद दीपक यादव था। दोनों दोस्त थे, दोनों मजाक में, लेकिन एक दूसरे की बात किस तरीके से काट रहे थे और अपने अपने नेता के किस तरीके से फॉलोअर नजर आ रहे थे। ये जबरदस्त दिख रहा था। अब आप वहां पर देखेंगे कि पासवान भी जबरदस्त तरीके से वोकल था। आप याद करिए, हम लोग सिमरिया, पासवान को तो मैं कई जगह वोकल हम लोग सिमरिया, हाँ, वो वोकल इस तरीके से कि वो राम मंदिर का समर्थन जबरदस्त तरीके से कर। मैंने इतना बड़ा समर्थन दरभंगा, हाजीपुर में जो देखा दलितों के बीच में, और खासतौर पर पासवान समाज में, वो मेरे लिए हैरान करने वाला था। उस तरीके से वोकल मुझे सवर्ण भी कहीं नहीं दिखे जो राम मंदिर की बात कर रहे हो। और एक हैरान करने वाली बात मुझे और दिखाई पड़ी थी, आपने उन लोगों का इंटरव्यू भी किया था, उनसे बात भी की थी कि मुजफ्फरपुर में कुछ मुसलमान युवक मिल गए थे जो कह रहे थे कि उन्हें किस हद तक मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आप इस बात को मत भूलिए। और मैं आपको बताऊं कि जहां पर आप इंटरव्यू करते थे, मैं अलग थलग बहुत लोगों से बात करता था, समझने का प्रयास करता था। मुझे कुछ महिलाएं भी मुस्लिम लड़की मिली जो कि ट्रिपल तलाक को लेकर के वो समर्थक दिख रही थी। अब ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो चुनाव को, क्योंकि हम लोग मोटे तौर पर सीधा समझ लेते हैं, मुसलमान इधर, सवर्ण इधर, यादव उधर, ये एकदम मोटे तौर पर देखना मुझे कई बार लगता है कि ये बेईमानी है, क्योंकि कई सारे ऐसे मतदाता हैं। आप याद करिए, खगड़िया में हम लोग यादवों का जो सबसे बड़ा गांव था, ठाठा, क्या नाम था उस गांव का, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूं, वहां 2 युवक नजर आए और किस तरीके से बाकी लोगों को यह कहना शुरू कर दिया कि क्या आपको विकास नजर नहीं आता कि आप खगड़िया से पूर्णिया कैसे पहुंच जाते हैं, खगड़िया से मुंगेर कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता कि आप खगड़िया से पटना कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये जो सारा चीज दिख रहा था वो मुझे अद्भुत दिखाई पड़ रहा था। इसलिए मैं मानता हूं कि लड़ाई जबरदस्त है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मार्जिन उस तरह का नहीं होगा। तेजस्वी इस बार झटका भी देंगे, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक 15 सीटों पे झटका देंगे उसको लेकर के मुझे डाउट है। मैं भी मानता हूं कि ये 30-32 मतलब 8 से 10 या 8 से 12 सीट पे झटका दे सकते हैं। उससे ज्यादा झटका मुझे थोड़ा ज्यादा फिगर लग रहा है, क्योंकि मैंने कहीं भी इस तरीके से नहीं देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नफरत हो। तेजस्वी बड़े नेता उभर रहे हैं, विधानसभा में लोग उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी से नफरत हो ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखा। स्थानीय उम्मीदवार से नाराजगी जरूर दिखाई पड़ी। अब जो सीटें एनडीए की घट रही है वो इसलिए घटेगी क्योंकि दरअसल मुझे लड़ाई स्थानीय उम्मीदवार के प्रति नाराजगी और मोदी की लोकप्रियता के बीच में दिखाई पड़ रही। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो लड़ाई यहीं पे दिखाई पड़ रही। बिल्कुल। तो कुल मिला के बिहार के पूरी गणित
आपने समझा कि 40 सीटों में से कितनी सीटों पर भयंकर लड़ाई है, और ये लड़ाई ठीक ठाक है। 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जिनमें लड़ाई ठीक ठाक है, लेकिन इन सीटों पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि वो साइलेंट वोटर, वो लाभार्थी वोटर, वो कितना इंपैक्ट डालता है। क्या वो इन बड़ी लड़ाई, क्योंकि कई बार लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो बाहर काफ़ी चर्चित होती हैं, मीडिया में ज़्यादा उनको फुटेज मिलता है, लेकिन असल में ज़मीन पर स्थिति कुछ और होती है। 2014 और 2019 का चुनाव हमने देखा ही। फिलहाल आगे के लिए जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।